नमस्कार, मैं हूं नितिन काद्यान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। बिहार के भविष्य व उससे जुड़े कुछ ज़रूरी मामलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोक शक्ति पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार जी। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ वन में। नमस्कार जी, नमस्कार। पवन कुमार जी, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में बिहार कहाँ खड़ा है और उसकी क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक बिहार कहाँ खड़ा के सवाल पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिहार कहीं भी खड़ा नहीं है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है बिल्कुल वो घुटने के बल पर बैठा हुआ है। क्योंकि वो रोजगार की स्थिति हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति हो, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, सब कुछ वहाँ ध्वस्त हो चुका है। कहीं किसी प्रकार का वहाँ पर शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं है। इसको जो मन में जैसे बुझा रहा है बिल्कुल वो उस तरह की मनमानी वहाँ हो रही है। तो कुल मिला के वहाँ सबसे बड़ा जो सवाल है वो बेरोजगारी है। जो लॉकडाउन के वर्तमान समय में अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे देश से, अभी मैं देख रहा था एक सर्वे से पता चला। पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहार की स्थिति की बात आई है, तो इसमें मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब मजदूरों ने छात्रों को वापस अपने राज्य को लाने के लिए निर्देश दे दिए गए, उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम का बयान आया कि हमारे पास बसें नहीं है, हमारे पास सिर्फ 500 से 600 बसें हैं, हम उनको वापस लाने में असमर्थ हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने असमर्थता जताई है, तो 15 साल से इन्हीं की सरकार है। 15 साल से इनकी सरकार है। और ये जब ये बात कह के बेसिकली आप यही कहना चाहते हैं कि बेसिकली आप यही कहना चाह रहे हैं कि 15 सालों से अगर इनकी सरकार है तो इन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं की? बिल्कुल। आखिर ये कर क्या रहे थे? 15 साल से वहाँ की जनता इनको सत्ता में बिठा रही है सिर्फ इस विश्वास पे ना ये काम करे। बिल्कुल। तो आखिर ये स्थिति क्यों आई? ये कर क्या रहे थे जब आपके पास अपने लोगों को बाहर से वापस बुलाने के लिए साधन नहीं है? तो आपने किया क्या 15 साल के अंदर? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल ही जो उनका है ये जवाब देता है, वो कुछ भी करने लायक नहीं है। बिहार से पलायन जो होता है, मजदूर बाहर के राज्यों में काम करने जाते हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है? क्यों वो अपने ही राज्य में रहकर काम नहीं कर सकते? वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि बिहार के अंदर उद्योग रहता, रोजगार रहता, तो बाहर लोग नहीं जाते। वहाँ बिहार के अंदर रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उद्योग नहीं लगे हैं। कृषि आधारित जो भी हमारे संसाधन है, जो सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर ऐसा है नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा है तो लोग इनको ही वोट क्यों दे रहे हैं लगातार पिछले 15 सालों से? पहले 5 साल में लोगों ने क्या देखा नहीं था कि ये सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो फिर 10 साल फिर क्यों ये सरकार बनी? ये सरकार बार बार जो है लोगों को गुमराह करके वोट ले लेती है। कभी धर्म के नाम पर वहाँ पर ध्रुवीकरण करके चुनाव लड़ा जाता है और जो बिहार की भोली वाली जनता है उनके झांसे में आ जाते, और कभी जाति हाथ से झांसे में लोगों को लेकर और उनसे वोट का ध्रुवीकरण करके सरकार बना दिया जाता है। और ये संजोग ये होता है कि सरकार बनने के बाद उन्हें लगता है कि चलो हम मुद्दे के आधार पर सरकार तो बनाए नहीं, तो कुछ नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार में जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, कोरोना काल है पूरे भारतवर्ष में, इस पर बिहार की क्या हालत है? बिहार की हालत तो ये है कि हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ डॉक्टर नहीं है। यदि हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, तो वहाँ बेड नहीं है। और यदि कोई भी हॉस्पिटल वहाँ पर काम कर रहा है तो यदि इमरजेंसी में कोई पेशेंट वहाँ पे फोन करता है, वहाँ पर जाता है, तो प्रॉपर दवाइयाँ नहीं है। कुल मिला के वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है कुछ है ही नहीं। यदि प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम या गांव के छोटे मोटे डॉक्टर नहीं हो ना, तो वहाँ के लोग बिल्कुल जान दे देंगे, उनकी जान चली जाएगी। और सरकारी व्यवस्था के भरोसे तो बिल्कुल वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं और नहीं डिपेंड रह सकते हैं। और पहले ही लोग बेरोजगार हैं, बाहर जाके राज्यों में काम करें, उनके पास इतने पैसे होते नहीं है कि वो लोग जाके प्राइवेट में इलाज कराएं। निश्चित रूप से। लेकिन क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति है जब उनकी जान की पड़ी है, बीमार है, तो उनको जाके तो दिखाना होगा। तो शायद अब तो लगता है कि लोग जनता की, बिहार की जनता की आंखें खुल गई होंगी कि ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। उनका तो स्टेटमेंट बताता है, ये खुद असमर्थता जाहिर कर दी सबके सामने कि हम कुछ करने लायक नहीं है। ये तो जनता को सीधी पता चल ही रहा है।
जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं, जहाँ स्कूल कॉलेजों के बारे में, उनकी विकास की गति के बारे में। शिक्षा व्यवस्था में तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षक को बहाल किया गया पढ़ाई कराने के लिए। शिक्षा देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपनी उपलब्धि शिक्षा के नाम पर ये गिनाती है भाषणों में, बड़े बड़े मंचों पे, कि हमने इतने साइकिल बांटे, अब इतने लोग स्कूल जा रहे हैं। हमारे स्कूल में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर इतने लोग मिड डे मील खा रहे हैं। बताइए, शिक्षा का केंद्र, ज्ञान का जहाँ केंद्र है, वहाँ पर हम इन तरह की बातों मिड डे मील और साइकिल दिखा के वो लोग ये दिखा रहे हैं कि हाँ हमने जनता के लिए किया है। मिड डे मील और साइकिल वो दिखा रहे हैं। शिक्षा का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें उसकी गुणवत्ता पर बात होनी चाहिए। वहाँ पर जो शिक्षक बहाल किए उनको प्रॉपर प्रशिक्षण आप नहीं दे रहे। आप यदि बहाल करते हैं तो उसको प्रशिक्षित कीजिएगा ना। दूसरी चीज कि वहाँ असमान वेतन है, समान वेतन नहीं है। आप जो है सो कुछ लोगों को कुछ वेतन दे रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल निचले दर्जे का वेतन दे रहे हैं। यदि आप इस तरह से असमान कीजिएगा और शिक्षक को डिमोरलाइज कीजिएगा, अरे शिक्षक को आप प्रोत्साहित करें, शिक्षक को आप प्रशिक्षित करें। आपकी उपलब्धि तब होगी जब वहाँ की शिक्षा की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज ये आप देख लीजिए, जब इसी लॉकडाउन में कोटा में छात्र फंसे, आखिर कोटा क्या करने गए थे छात्र? इसीलिए पढ़ने के लिए गए थे ना। यदि बिहार में मेरा एक सवाल और है आपसे जी, इस पर मैं एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे। बिहार के बच्चे अभी कोटा में फंसे हुए थे, वे धरने पर भी बैठे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो इस पर पॉइंट ये है कि क्यों उन बच्चों को घर से दूर दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ने की जरूरत है? क्यों उनके लिए वैसे ही पढ़ाई उनके खुद के राज्य बिहार में मुहैया नहीं कराई जाती? देखिए, ये सारी पॉलिसी मैटर। सरकार की यदि नीयत और नीति सही रहेगी तो बिहार में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े कॉलेज, यदि कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो निश्चित तौर पे बिहार में ऐसे इंस्टीट्यूशन खुलेंगे और कोटा और बाहर के राज्यों में बिहार के छात्र छात्राओं को जाकर पढ़ने की आवश्यकता न हो। कोई भी नहीं चाहता कि हमें बड़ा खर्चा करके परिवार से और दूर रह के पढ़ाई करें, प्रदेशों में रहें। ये सरकार की नीतियों का जो है सो कारण है कि ये व्यवस्था बिहार में नहीं, इसलिए लोग बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। बिहार सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, फिर आप इस तरह के सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? आप को मैं बता दूं कि पूरे बिहार में स्थिति ये है कि सबसे कोई भी गांव ऐसा बचा हुआ नहीं है जिस गांव में जमीन के विवाद नहीं हो रहे हैं। हर गांव में कम से कम 10, 20, 50 केस हैं हर थानों में, और स्थिति ये है कि सरकार से सॉल्व नहीं हो रहा है। सरकार इसको सॉल्व या तो करना नहीं चाहती है या प्रायोरिटी तरीके से लड़ाई को लगाया गया। बिल्कुल, यही है कि इसका मतलब यही है कि उन पर कड़े कदम नहीं उठा रही है सरकार। बिल्कुल नहीं। मैं कड़े कदम उठाएं तो जनता के लिए भी, जनता के हित के लिए भी कुछ हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। बहुत सारे हमारे पास कॉल आते हैं, मैं पूछता हूँ आखिर भाई आपने क्या की थी, आपके साथ स्थिति है, किसी ने आपका जमीन कब्जा कर लिया, तो उनका कहना है कि मैं तो थाना को फोन किया, थाना वाले बोलते हैं कि ये तो अंचलाधिकारी का मामला है, अंचल में आप फोन करें। यदि वो सीओ को फोन करते हैं तो सीओ साहब बोलते हैं कि भाई ये तो उसने अपराध किया आपका जमीन कब्जा करके, ये जमीन विवाद है, तो सबसे पहले तो ये जो है क्राइम केस है, आप थाना को बोले। भाई किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता, या तो ये चुप बैठ जाएगा, टूट कमजोर व्यक्ति होगा और उसका मनोबल जो है सो गिर जाएगा, तो जो कब्जा किया है, जो मजबूत पक्ष होगा उसका मनोबल बढ़ेगा, तो मनोबल बढ़ेगा तो उसको सहारा मिलेगा। तो बताइए कि इस ढंग की व्यवस्था रही, या फिर यदि वो मजबूत रहा, गुस्साया तो लड़ाई कर बैठेगा, फिर थाना भी संज्ञान लेगी और अंचलाधिकारी भी संज्ञान लेंगे। इतना करने के बाद संज्ञान लेंगे, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, इसको बिल्कुल समझा जा सकता है। मतलब पहले जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे वो, जब अगर कोई खड़ा हो जाता है, लड़ने लग जाते हैं लोग, तब वो कुछ संज्ञान लेते हैं इस मामले पर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 11th आवर में खड़े होते हैं, और खड़े होने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है कि जब तक उनका अपना बेनिफिट समझ में नहीं आता है, कहने का मतलब ये लड़ाई जब तक भ्रष्टाचार को भेंट नहीं चढ़ाता है तब तक कोई भी संज्ञान वहाँ नहीं लिया जाता है। और इसको यदि सुशासन की सरकार कहा जाए तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि कौन सा यह मॉडल है सुशासन। जी सर, अब आप ही हमें बताइए कि बिहार के विकास के लिए कौन से रोड मैप को फॉलो करने की जरूरत है?
देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एक लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि बिहार के 41.43% लोग चाहते हैं कि हर खेत को पानी मिले। बिहार के 39.09% लोग गांव और शहरों में बेहतर अस्पताल चाहते हैं। तो जो लोग ये नहीं चाहते उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार के। मैं आगे बात करता हूँ कि 34% वोटर के लिए कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। बिहार के 49.95% के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और ग्रामीण मतदाताओं ने सरकार को 5 अंकों में रोजगार के लिए, 2 अंक सिंचाई के लिए, 2 अंक और कृषि उत्पाद की अच्छी कीमत के लिए 1.99 अंक दिए हैं। बताइए कि 5 में जब ये रेटिंग रहेगी तो ये समझा जा सकता है कि सरकार की क्या स्थिति है। इसके अलावा शहरी मतदाताओं ने रोजगार के मामले में सरकारी प्रयास को 5 में 1.97 अंक और पेयजल के मामले में 2.12 अंक और अस्पताल के मामले में 1.97 अंक दिए हैं। अब बताइए कि यदि संतुष्ट है और ये स्थिति है रेटिंग की, तो सरकार से कितने लोग संतुष्ट हैं? रह गई गाँव में पेयजल की व्यवस्था। इस समय गर्मी का समय आने वाला है और इतनी स्थिति खराब है, गांव में पीने की पानी के लोग तरस जाते हैं। अरे घंटों लाइन लगाते हैं तसली लेके और बाल्टी लेके और लड़ाई करते हैं, तब जो है तो कि उनको इतना संघर्ष करने के बाद उनको पानी मिलता है। पानी तो हर घर को मिल ही नहीं रहा। इनकी सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जी, जैसा कि कोरोना वायरस फैल रहा है, लगातार इसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पवन जी आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को और बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखिए, कहने का मतलब जो स्थिति है तो सरकार के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। सबसे पहला उपाय तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का व्यक्ति खुद पालन करे, खुद अपनी सहायता खुद करे। दूसरी चीज है कि गांव के मतलब कि गांव में हर तरह का उपाय है कि यदि आपको इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो आप जो आयुर्वेद जो पुरानी पद्धति हमारी है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि यदि किसी भी संक्रमण से बचना है तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, गर्म पानी का सेवन करना होगा और एक जो है सो एक थोड़ा सा परहेज करके रहना होगा। क्योंकि यदि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया तो सरकार के भरोसे तो आप नहीं बच सकते। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की सुविधा ही नहीं है, तो अगर कुछ होगा भी तो सरकार के भरोसे आप नहीं रहिए। आप जनता को यही संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से अभी यदि अचानक कुछ होता है तो वहाँ इस सर्वे में आएगा 30% लोग वहाँ बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं। वहाँ व्यवस्था है ही नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते आप, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और प्राइवेट पर जो है तो लॉकडाउन का असर है, चल ही नहीं सकता, लोग तो मर ही जाएंगे ना वहाँ पे। जी पवन जी, आपका द न्यूज़ 1 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.thenews1.com पर। धन्यवाद।